हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द जोन ऑफ स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th का चैप्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। उसमें मैं आपको पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट और इसके अंदर के कुछ सब पॉइंट एम्पियर करंट, 1 एम्पियर क्या होता है, कूलाम क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं और किसने इनको डिस्कवर किया था, उसके बारे में डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सो गाइस, अब हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है एक एनर्जी का फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी remains in the form of charges, it cannot be transferred from one place to another place। मतलब कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि सिर्फ चार्जेस के फॉर्म में रह जाती है और उसको हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके नहीं जा सकते हैं, उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सिंपली वर्ड में मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने कभी कभी स्केल के साथ स्केल को रब करके पेपर के पीसेस को उड़ाया था, तो वहाँ पे एक टाइप ऑफ फोर्स जनरेट हो जाता था जो कि एट्रैक्टिव फोर्स होता था। तो जो उस समय वहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होती थी वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती थी। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे जनरेट होती है। तो इफ़ वी रब टू सब्सटेंस विद ईच अदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्केल को रब करने पे स्केल पे एक चार्ज जनरेट हो जाता था, जिसके कारण वहाँ पे हमको कोई भी तरह का फोर्स दिखाई देता था। तो जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को रब करते हैं तो उस पर मतलब चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए हम लोग ने ग्लास रोड लिया, उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो कि आपने क्लास 8th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी तो आपको समझ आ रहा है कि इसमें डायनेमिक्स होगा, मतलब आप इसको मूव करा सकते हैं। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि चार्जेस के रेगुलर फ्लो के कारण जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय रेगुलर फ्लो ऑफ चार्जेस। द रेगुलर फ्लो ऑफ चार्जेस इज कैरीड थ्रू अ कंडक्टर। देखो, चार्जेस हमेशा किसी भी कंडक्टर में से ही फ्लो करेंगे। अब कंडक्टर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अभी आप समझिए कंडक्टर जो चार्जेस को फ्लो करा सके। ठीक है, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में कि ये एक बैटरी है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमेशा चार्जेस फ्लो करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो चार्जेस हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। ठीक है, तो चार्जेस को हम लोग क्यू से भी लिखते हैं। अब बात ये आती है कि चार्जेस होते क्या हैं। ये चार्जेस क्या होते हैं हम इसको यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, व्हाट इज चार्जेस। आज से करीबन 2500 ईयर्स पहले एक थेल्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एम्बर को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया और सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने में पता चला कि वो जो एम्बर जो है वो पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण उनको चार्जेस के बारे में थोड़ा बहुत मालूम चला। फिर एक साइंटिस्ट आए, चार्ल्स अगस्तीन दे कुलाम। उन्होंने हमको कुलाम और चार्जेस के बारे में थोड़ा सा और डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि द चार्जेस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच वन कैन एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इमेजिनरी फोर्सेस। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस की ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो सब्सटेंस एक एट्रैक्टिव या रिपल्सिव इमेजिनरी फोर्स को फील कर पाता है। फोर्सेस के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा कि फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ठीक है, चार्जेस इज डिनोटेड बाय क्यू। जो चार्जेस है वो हम लोग उसको क्यू से लिखते हैं। ठीक है, चार्जेस की एसआई यूनिट कूलाम होती है। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है, एसआई का मतलब होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये कुछ यूनिट डिस्क्राइब करता है हर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के लिए, जो जैसे कि चार्जेस
और जैसे चार्जेस की ऐसे यूनिट कूलाम होती है, करंट की एम्पियर होती है, वैसे ही अलग अलग फोर्स की न्यूटन होती है, वैसे ही अलग अलग प्रकार के लिए हम लोग को कुछ ऐसे यूनिट्स देता है। अब हम बात करते हैं चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्जेस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आगे बात करते हैं हम लोग बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी को बारे में बात करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा। तो बेसिक टर्म्स वही हैं। तो सबसे पहले आता है मैटर। मैटर जो है वो हमारे आसपास में कोई भी चीज़ हो सकती है जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कोई ना कोई मास होना चाहिए। तो मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना होता है। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बाउंडेड बाय एट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बताया कि एटम्स से मिलकर के क्या बना होता है? मॉलिक्यूल बना होता है, और मॉलिक्यूल से मिलकर के मैटर बनता है। अब हम लोगों ने पढ़ा तो एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट फॉर्म अ केमिकल एलिमेंट। मतलब किसी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम। एलिमेंट या मैटर की सबसे छोटी पार्टिकल एटम कहलाती है। ठीक है, एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एटम मिलकर के बना होता है। वो होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और बाकी हम लोग आगे देखते हैं। तो गाइस, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन इट इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैव अ पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये एटम का सेकेंड हैवीएस्ट एटॉमिक पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। इसका जो मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, इसको हम लोग P पॉजिटिव, ये P पॉजिटिव से लिखते हैं। और चार्जेस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्जेस होता है वो होता है प्लस माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। चार्जेस की ऐसा यूनिट कुलाम होती है। फिर अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन है जो सबसे हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल होता है किसी भी एटम का। ठीक है, इट इज़ द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। इट इज़ अ चार्जलेस एटॉमिक पार्टिकल। इट इज़ अ चार्जलेस एटॉमिक पार्टिकल। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसका चार्ज 0 होता है। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम। ठीक है, तो गाइज इसका और प्रोटॉन के मास में थोड़ा सा ही डिफर होता है, लेकिन ये भारी है। प्रोटॉन से ये थोड़ा सा भारी होता है, भले पॉइंट्स में ही हो, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी होता है। आगे बात करते हैं हम लोग अपने थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट की, तो वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इट इज़ द लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैव अ नेगेटिव चार्ज। ये सबसे हल्का सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। इसका मास जो होता है वो 9.02 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होगा। कुछ बुकों में आपको 9.02 मिलेगा और कुछ में 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम मिलेगा। ठीक है, ये सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होता है एटम का, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ठीक है, इसका प्रोटॉन का दोनों का चार्ज सेम होता है। आपको चार्जेस में कंफ्यूज कभी नहीं होना है। ठीक है, अगला आता है हमारा अगला पार्टिकल का पार्ट जो आता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट इज़ अ डेंस रीजन ऑफ एन एटम। ये एटम का सबसे घना डेंस रीजन होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और ये हमेशा आपको सेंटर ऑफ द एटम में मिलेगा। देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। इसमें आप देख सकते हैं बीचों बीच एक काला सा रीजन जो डार्क सा है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसिस्ट करता है। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि एटम की बहुत सारी शेल्स होती हैं जिनको हम लोग KLMN से लिखते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है कि ये न्यूट्रॉन जो है
वो न्यूक्लियस जो है वो बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ क्यों रहता है, तो इस इनको हमेशा बीच में रोकने के लिए एक फोर्स लगाया जाता है जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसके कारण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेंटर में रहते हैं, और इस फोर्स के कारण ही इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं, लाइक आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेंटर में क्यों रहते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सबसे बाहरी होते हैं, मतलब हैवियर होते हैं, इसलिए वो सेंटर में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाइटिश होते हैं, इसलिए वो बाहर शेल्स में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की दो तरीके की मूवमेंट होती है, वो पहला होता है स्पिन मूवमेंट, और होता है दूसरा ऑर्बिटल मूवमेंट। तो आपने इसके बारे में क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। ठीक है, आपको इस चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट आपसे ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, जो कि आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिटरमाइंड इट्स एटॉमिक वेट। ठीक है, तो देखो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन के जो नंबर होते हैं ना, उन दोनों को ऐड करने पे जो नंबर आता है उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है यूनिफाइड मास, यू, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और पहले चलती थी AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 में इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, आगे आता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, या तो प्रोटॉन के नंबर्स या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को डिफाइन करेंगे। एक्चुअली प्रोटॉन इज इक्वल्स टू में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट्स वाई प्रोटॉन इक्वल्स टू में इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू में एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब या तो प्रोटॉन के नंबर या इलेक्ट्रॉन के नंबर मिलकर के क्या बनाएंगे, एटॉमिक नंबर बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कि ये अपना कॉपर का एलिमेंट है, उसका जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें ऐसे लिखे जाते हैं, तो जिसमें ये ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, जो कि कॉपर का होता है 29। ठीक है, ये 29 आपको क्या बताएगा कि इसकी एटॉमिक शेल के अंदर 29 ही इलेक्ट्रॉन है और 29 ही प्रोटॉन्स हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर ही क्या बताएगा। कोई आपसे पूछ ले कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपकी इलेक्ट्रॉन 29 है या प्रोटॉन 29 है, तो आपको सिर्फ बोलना है एटॉमिक नंबर से, क्योंकि एटॉमिक नंबर बताते हैं कि किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रेजेंट है। फिर उसको सिंबल दिया जाता है, सिंबल IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, जो कि कॉपर का Cu होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद कॉपर मतलब नाम आ जाता है एलिमेंट का, और उसके नीचे एक नंबर लिखे होते हैं, वो होते हैं एटॉमिक मास। ये आपको हर एलिमेंट के इंडेक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। किसी भी कंडक्टर में से जब चार्जेस के फ्लो होना, ठीक है, उसकी रेट क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगी। रेट, यहाँ पे रेट का मतलब क्या है कि कितने चार्जेस कितने टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर एक पॉइंट से पास हो जाते हैं, उसको हम लोग रेट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से लिखते हैं, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर एंड्री मारी एम्पियर ने किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि I का फॉर्मूला डेफिनेशन के थ्रू, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का फ्लो टाइम इंटरवल में, वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। तो I इक्वल्स में क्या हो जाएगा, Q अपॉन में T, मतलब चार्जेस कितने टाइम पे पास हो रहे हैं। और अपने को मालूम है चार्जेस को Q से लिखते हैं और टाइम को T से लिखते हैं। तो चार्जेस की ऐसे यूनिट होती है कुलाम, और इस टाइम की होती है सेकंड, तो कुलाम पर सेकंड। एक और इसकी करंट की ऐसे यूनिट होती है। ठीक है, कुलाम्ब पर सेकंड, एक और इसकी ऐसे यूनिट होती है। फिर आती है हमारे इलेक्ट्रिक करंट। देख लो आप, I को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चार्ज टाइम CPS भी हम लोग कह सकते हैं, कुलाम पर सेकंड।
ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास ये कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर कौन सा है, कॉपर का वायर है। और कॉपर क्या होता है, एक मेटल है। मेटल जो कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को पास करा सके, ठीक है। अब किसी भी कॉपर के, अगर मैं शेल की बात करूं तो कॉपर की शेल में लास्ट शेल, पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 18 और चौथी में 32 होने चाहिए। ऐसे मतलब के एलिमेंट शेल बढ़ती है 2n² के फॉर्मूले से, 2n²। ठीक है गाइस, ये आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। जैसे कि आपने को मालूम है कॉपर की एटॉमिक नंबर होता है 29, मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 29। तो अपने को 29 इलेक्ट्रॉन इस शेलों में लगाने हैं। तो पहली शेल में 2 गए, देखो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए के में, फिर 8 तो हो गए एल में, फिर 18 हो गए, तो मतलब ये टोटल कितने हो गए 28। अब बचे कितने 1, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे लास्ट शेल में, उनको एक स्पेशल फोर्स, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जो कि होता है वैसे तो ईएमएफ, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ईएमएफ के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को मूव कराया जाता है, जिसके कारण इनका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण इनका फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और अगर फ्लो हो रहा है तो किसी ना किसी टाइम में होगा। और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है गाइस। आगे हम लोग बात करते हैं इसके ऐसे यूनिट से लेकर के एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर इज कंसिस्टेड बाय द फ्लो ऑफ अ कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, देन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। मतलब किसी भी कंडक्टर में से, मतलब जैसे कि मान लो कि हमारा कंडक्टर था, अब इस कंडक्टर के इस पॉइंट से, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के अंदर फ्लो करेंगे, जितने चार्जेस 1 सेकंड के अंदर फ्लो करेंगे, वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। तो अब इसको हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से देख लेते हैं। 1 कूलम हमने को दे रखा है कितना, 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब चार्जेस कितने दे रखे हैं, 1 कूलम दे रखे हैं, और टाइम कितना दे रखा है 1 सेकंड दे रखा है। पर सेकंड का मतलब क्या हो गया 1 सेकंड, ठीक है, हर सेकंड के अंदर, तो मतलब हर सेकंड मतलब एक सेकंड के अंदर, ठीक है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल में क्या होता है, क्यू अपॉन में टी होता है। और एक इसकी वैल्यू रख लेते हैं, क्यू मतलब चार्ज का मतलब 1 कूलम रख लिया अपन ने, और टी का मतलब होता है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड रख लिया अपन ने। तो अब मैं इनको काटूंगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे इन दोनों का काटने पे 1 बचेगा। और ये जो 1 आया है वो क्या आया है, इलेक्ट्रिक करंट आया है, क्या आएगा वो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसे यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूलाज ऑफ चार्जेस के कुछ फॉर्मूले थे जो कि मैंने आपको बताना भूल गया था, अभी मैं बता देता हूँ कि Q इक्वल्स टू में क्या होता है, IT होता है। ये कैसे आएगा, इक्वेशन नंबर 1 आप देख रहे हैं, I इक्वल्स टू में Q अपॉन में T, तो इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में है, चला जाएगा, तो Q इक्वल्स टू में IT हो जाएगा, ठीक है। आपको करके दिखा दूँ तो ये इधर डिवाइड में है, इधर जा करके मल्टीप्लाई में, और तो I इक्वल्स में क्या हो जाएगा, सॉरी Q इक्वल्स में क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। वेयर Q इक्वल्स टू में चार्ज, I इक्वल्स टू में करंट, और T इक्वल्स टू में टाइम। और एक और फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू में NE, N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E इक्वल्स टू में होता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्जेस, जो कि होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब तुमसे कभी कभी पूछा जाता है कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप ये इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो, n को एक तरफ रख देना और 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप लोग ने वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसको प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको, मतलब निकाल करके दिखा दूंगा कि ये कैसे निकलता है, ठीक है गाइस। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और फॉर्मूले की, जो कि इक्वेशन नंबर 1 I इक्वल में Q अपॉन में T, और इक्वेशन नंबर 3 Q इक्वल में NE से निकलेगा कि I इक्वल में Q अपॉन में T होता है,
और क्यू की फॉर्मूला अपन ने देख लिया एन ई होता है, तो आई क्वेश्चन में एन ई अपॉन में टी भी एक फॉर्मूला होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि कंडक्टर क्या होता है। वैसे ही बेसिक क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, लेकिन तब भी आपको मालूम होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है। तो दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटीज आर कंडक्टर्स, ऐसे सब्सटेंस जो कि कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को, या कहूँ कि वो हेल्प करे करंट को फ्लो होने में, तो वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए वाटर, मेटल्स एट्सेट्रा कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करते, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रबर, पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक होता है वीआईआर, वीआईआर का फुल फॉर्म होता है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अपने एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 12.1, जिसमें पूछा गया है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। देखो एक बल्ब है, दिखा देता हूँ आपको मैं, ये एक बल्ब है, ठीक है। इसका ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो होते हैं वो टंगस्टन से बने होते हैं। किसके बने होते हैं, टंगस्टन। अब इस फिलामेंट का फिलामेंट जो है वो 0.5 एम्पियर करंट को ले रहा है, ठीक है। और कितनी देर में, 10 मिनट के अंदर, ठीक है। मतलब टाइम भी दे रखा है अपने पास, करंट भी दे रखा है। अब आपको क्या बताना है कि इसके अंदर से, मतलब इस फिलामेंट में से कितने चार्जेस फ्लो होंगे, ठीक है। तो देखते हैं। चार्जेस का फॉर्मूला अपने को मालूम होना चाहिए, क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या गिवन है, आई इक्वल्स टू में 0.5 एम्पियर, ठीक है। टाइम दे रखा है अपने को मिनट में, और हमको मालूम है कि ऐसा यूनिट क्या होती है, टाइम की सेकंड होती है। मिनट्स में कभी भी दे रखा हो या आवर में दे रखा हो तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 60। अगर मिनट में दे रखा है तो इंटू 60 कर लीजिए, और आवर में दे रखा है तो इंटू 3600 कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो ये देखिए सेकंड में आ गया। Q इक्वल्स टू में आई टी होता है, अपने को मालूम है। Q इक्वल्स टू में 0.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 300 C आ गया। C का मतलब क्या होता है, गुलाम होता है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा है, ठीक है। अब आपसे कभी पूछ ले कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अपन ने अभी सब कुछ पढ़ा है, इसमें सर्किट क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था इस सर्किट के अंदर से कितना चार्जेस फ्लो होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछ लेते हैं कि सर्किट क्या होता है। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि एक ऐसा क्लोज पाथ, जैसे कि ये सर्किट है, एक ऐसा क्लोज पार्ट जिसके अंदर से क्या फ्लो हो सके, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। क्या फ्लो हो सके, इलेक्ट्रिक करंट, आई से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। या एक ऐसा स्पेशल पाथवे जो कि सिर्फ करंट के लिए बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, और एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, और उनको जोड़ने के लिए अपने पास वायर्स होती हैं जो कि कंडक्टर की होती हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए अपने पास क्या होते हैं, स्विचेस होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि हो सकती है बैटरी हो या मेन सप्लाई हो जो अपने घरों में आती है, ठीक है। की और स्विच, ये स्विचेस होते हैं। और एमीटर क्या होता है उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे एमीटर के बारे में बताऊंगा। और एमीटर के अंदर से बल्ब, मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा जिसके कारण ये बल्ब ग्लो करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा बिना तारों के। तो एक ऐसा पाथवे जिसके कारण करंट फ्लो हो सके, जिसके अंदर करंट फ्लो सके, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। गाइस होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अभी तक समझ में आ रही है। आगे हम लोग बात करते हैं एमीटर। सो गाइस एमीटर क्या होता है, अब हम लोग ये देख लेते हैं। तो एमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर करंट मेजरमेंट इन अ सर्किट। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, मेज़र करता है इलेक्ट्रिक करंट को जो कि सर्किट के अंदर फ्लो होगा, ठीक है। ये हमेशा सीरीज़ में जुड़ता है। देखो सीरीज़ क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए अभी से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ ही मैं नहीं देना चाहता, समझाना नहीं चाहता। लेकिन
ऐसी स्ट्रक्चर्स जो कि एक चैन की तरह ज्वाइन हो, मतलब 1 2 3 करके ज्वाइन हो, मतलब आपस में एक साथ जुड़ती जाए एक एक करके, वो क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है। तो देख सकते हैं कि बैटरी है, बैटरी के साथ में स्विच है, स्विच के साथ एमीटर है, तो एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। और दूसरी चीज़ होती है पैरेलल। पैरेलल को मैं आपको वोल्ट मीटर वाली वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है गाइज। तो एमीटर जो होता है वो क्या मेज़र करता है, करंट को मेज़र करने का एक डिवाइस होता है। एम्पियर मीटर हैव लो रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी आपको रेजिस्टेंस वाली वीडियो में समझाऊंगा, जो कि हमारा आगे टॉपिक है, ठीक है। और इसके वायर को बहुत मोटा बनाया जाता है, मतलब थिक होती हैं इनकी वायर्स, और ये थिक क्यों होती है ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, तो उसको हमेशा मेजर भी एम्पियर में किया जाएगा। मतलब देखो, सिंपल भाषा में कहूँ कि स्पीड के ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर में होती है, तो स्पीडोमीटर किस में नापेगा, किलोमीटर पर आवर में नापेगा, ठीक है। तो वैसे ही एम्पियर मीटर किस में नापेगा, एम्पियर में नापेगा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम्पी, मतलब इस सिंबल से। देखो ये एक सर्किल के अंदर ए और ये दो, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो।